नमस्कार। देखिए, पूरे देश में अगर बात करें तो सियासी जो पारा है वो विपक्ष की तरफ से अगर जानने की कोशिश करें तो एक ऐसी नैरेटिव गढ़ी जा रही है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि देश और यहाँ की जनता और उनकी स्वतंत्रता और संविधान, ये सभी चीजें खतरे में है। खतरे की अगर बात करें तो सभी राज्यों को अलग अलग तरह से टारगेट भी किया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते बहन जी। और क्योंकि बात सियासत की हो रही है तो मौजूदा सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं, खासकर विपक्ष के नजरिए से, जिस तरह से संविधान की आड़ में किसी भी पॉलिसी और डिसीजन को एक स्क्रैप के रूप में बताया जा रहा है। देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर जो मुद्दे निकल के आए, जहां सत्तारूढ़ मोदी जी की, जिसके मैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते नेतृत्व करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमने विकास को मुद्दा बनाया। हाँ। और पिछले 10 वर्षों में विकास का ही मुद्दा इतना प्रभावी रहा कि मोदी जी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुख्य विपक्षी दल हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, जब ये मुद्दा विहीन हो गया तो इन्होंने ऐसे विषय उठाने प्रारंभ किए जो कि मैं कह सकता हूं संविधान बदलना दूर है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भी इस प्रकार की बातचीत करना भी, भारतवर्ष जैसे राज्य के अंदर जहां लोकतंत्र का बड़ा महत्व है, विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और जिसके लोकतंत्र को विश्व मानता है, ऐसे स्थान पर एक अफवाह निर्माण करना कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, तो 400 पार अगर बीजेपी की संख्या आ गई तो भारत के संविधान परिवर्तन करेंगे। सत्य यह है कि भारत का संविधान ये कभी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है कि समय के साथ जो लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान को बदलेगी, सत्य यह है कि उनके शासन काल में अनेक बार संविधान का छेड़खानी हुई है। मैं उन सब विषयों की चर्चा नहीं करूंगा। सारा मीडिया जगत से लेकर बहुत बुद्धिजीवी इस बात को समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो देखने को मिला है, जो एक वातावरण देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास किया, मैं ये कह सकता हूं कांग्रेस ने भारत के संविधान के प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया है। भारत के संविधान को इतना कमजोर बताने का प्रयास किया कि कोई भी दल, जो कि खास तौर पर सत्ता दल हैं, उनके अंदर अगर भाव को खड़ा करना, इस पर आशंका व्यक्त करना, तो इस बात का प्रमाण होता है कि ये परिस्थितियां क्या निर्माण भविष्य में हो सकती हैं। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव दिया और स्पष्ट किया कि भारत के संविधान को अगर आज अंबेडकर जी भी अंबेडकर रूप में प्रकट हो जाए तो भारत के संविधान को बदल नहीं सकते हैं। भारत का संविधान एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ भारत का मूर्त रूप है और आप भविष्य के अंदर संविधान के अंदर गुणात्मक सुधार होना एक अलग पक्ष है, लेकिन संविधान की मूल भावनाओं को कोई दल बदल नहीं सकता है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इस प्रकार के इश्यू बनाकर भारत के संविधान के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे जनता ने नकार दिया। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर के फिर एक बार कांग्रेस और बाकी दल जो हैं वो उत्तराखंड पे काफी हावी हो रहे हैं। मामला तो खैर कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नवंबर में हम इसको लागू कर देंगे। आपको क्या बोलिए? देखिए, भारत के संविधान में उल्लेखित है कि देश के अंदर वो समय कब आए जब सबके लिए समान नागरिक संहिता का लागू हो। और मैं कह सकता हूँ देवभूमि स्थान है जिसने नजीर पेश की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये एक वो स्थान चुना है उत्तराखंड देवभूमि का, जहां से यूसीसी लागू किया जा सकता था। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां मंदिर भी हैं, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है और चर्च मसूरी नैनीताल के अंदर है। हमारा राज्य में हर धर्मावलंबी व्यक्ति रहता है, इसलिए एक मॉडल राज्य इसके लिए यूसीसी को लागू करने के उसके बड़ा हो नहीं सकता था। और मुझे कहते हैं कुछ कि जितने भी सुझाव लिए गए कहीं से भी यूसी के अंदर जो प्रावधान थे उनके खिलाफ कोई राजनीतिक दलों को मगर अपवाद छोड़ दूं, कांग्रेस को छोड़ दूं, तो किसी भी सामाजिक संगठन ने, वहां के जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं,
हर प्रकार से एक एक व्यक्ति के जो सुझाव लिए गए, हर संस्था के सुझाव लिए गए, तो हर ने इस बात को स्वीकार किया कि देवभूमि के अंदर यूजीसी को जब उसकी चर्चा हुई, उसको लागू करने की बात आई, तो सबने उसका समर्थन किया। और मैं कह सकता हूँ यूसीसी जहां मातृशक्ति को सम्मान दे रहा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के रहन सहन के भाव को एक समान कर रहा है, तो एक प्रकार से एक नजीर पेश होगी। देश के अंदर एक अवसर आएगा कि जैसे यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है, मैं कह सकता हूँ अब धीरे धीरे राज्यों से चलते चलते और अनेकों राज्यों ने उसको स्वीकार करना प्रारंभ, अब धीरे धीरे विषय आने प्रारंभ हो जाएंगे। नई सरकारें राज्यों के अंदर बनी है, और वो भी जब उत्तराखंड के अंदर से इंप्लीमेंट देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ हर राज्य इसको अपने यहाँ लागू करेगा, और एक दिन आएगा कि भारत का संसद भी यूसीसी को लागू करेगा। हमने नवंबर से इसको लागू करने का निश्चय किया और जैसा हम आगे बढ़े। अच्छा, आप ये उम्मीद रखे हुए हैं कि एक दिन भारत में भी लागू होगा, लेकिन छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, आप यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर्वसहमति है, वहां पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, लेकिन एक छोटा सा वाकया हुआ और हंगामा जो है इस कदर बरपा कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कांवड़ यात्रा की बात थी, एडवाइजरी जारी करी गई दो राज्यों के तरफ से, यूपी और उत्तराखंड की तरफ से, कि जो भी वहां पे दुकानदार हैं वो अपने नाम और अपने पहचान का उल्लेख अपनी दुकान पे करे। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि इतना हंगामा बरपा है कि सारे जो मुस्लिम सामाजिक संगठन से लेकर के विपक्ष हावी होता जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखिए, अगर मैं इनकम टैक्स से लेकर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन की, व्यापार कोई दुकानदार रजिस्ट्रेशन करता है तो उसमें उल्लेख रहता है कि दुकान पे प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाता है। कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला और चार धाम की यात्रा, मैं अगर उत्तराखंड के चार धामों के दृष्टिकोण से कहूं तो ये बहुत ही धार्मिक यात्रा के रूप में मानी जाती है। धार्मिक यात्रा में पिछली बार हमने 7-8 ऐसे विषय निकल कर आए जो बहुत बड़े बवाले को बनते बनते उसको रोका गया। तो मैं मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने निश्चय किया है कि जिसकी दुकान है अपने दुकान पर नाम लिख दे, और ये तो कानून सम्मत भी है। भाई आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुकान भी होगी, शहर का नाम होगा तो प्रोप्राइटर का नाम भी होगा। तो अगर आप इतने बड़े स्थान पर, इतने बड़ी यात्रा क्षेत्र में अगर नाम लिखकर अपना व्यापार चलाते हैं तो धार्मिक पक्ष को भी इसका लाभ मिलता है। क्योंकि आखिरकार जब आपका मैं दूसरे धर्म के भी अनेकों त्योहार होते हैं, उन धर्मों त्योहार के समय पे भी व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा, लाखों की संख्या में लोग देवभूमि के अंदर आते हैं, लाखों की संख्या कांवड़ यात्रा दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसे में कोई न कोई वाकया इस रूप में घटित ना हो जाए कि जो उसके धर्म को प्रभावित करता हो, तो इसलिए इसको दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ जिन्होंने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए, किसी धर्मावलंबी हो तो ठीक है, भोजन के दुकान में नहीं जाएंगे, चूड़ी की दुकान में कौन नहीं जाएगा। तो ये एक व्यवस्था का पक्ष है, उसको समझना पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था ठीक रही, यात्रा अच्छी तरह संपन्न, यात्रा गड़बड़ होगी, आप आंतरिक द्वंद खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल होते थे, सांप्रदायिक दंगों का केंद्र बन चुका था उत्तर प्रदेश। अगर उसके लिए कोई नियम कानून बन रहा है तो सब उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार सब धर्मों के जितने भी त्योहार हैं वो शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाना भी ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। वो उस उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, उनके कारण तो देश के अंदर इतने बड़े सांप्रदायिक दंगे होते थे, यही सब चीजें होती थी। आज उन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, इस प्रकार के वातावरण को घटित होने से रोकने के लिए अगर कोई नियम बन रहा है तो उस नियम का सम्मान करना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं कि दंगों को रोकने के लिए इस तरह के प्रावधान लाए गए हैं, क्योंकि केंद्र बनता जा रहा था इस तरह की चीजों को, जो घटनाएं आ रही थी उसको। अच्छा, एक दंगा हमने देखा, दंगा तो नहीं हुआ लेकिन हंगामा जरूर बरपा कि जब हालांकि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई, लेकिन उपचुनाव जब हुआ तो वो बद्रीनाथ हो या मैंगलोर हो, ये दोनों सीटें जो हैं आपके हाथ से निकल गई। और जब खासकर मैंगलोर की सीट की बात करें तो वहां पे हार के साथ ही बीजेपी जब के हाथ से जब निकली तो उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया गया, आप क्या मानते हैं कि ये बदलती डेमोग्राफी जो है वो बद्रीनाथ तक पहुंच गई है, मैंगलोर में इस तरह के हाल हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में जनसंख्या की बदलाव कहीं ऐसी हालात न पैदा कर दे कि हम पश्चिम बंगाल का? देखिए, दोनों विषय अलग प्रकार के। पहली बात तो मैं कह दूं कि बीजेपी की दोनों सीटें नहीं थी। बद्रीनाथ सीट से मैं स्वयं हारा था,
ये ठीक है कि जिन्होंने मुझको हराया था हम उनको पार्टी में लाए, हमने उनको टिकट दी, हमारा कर्तव्य बनता था। अगर मोदी जी के समर्थन के लिए कोई व्यक्ति विधानसभा की विधायकी छोड़कर भाजपा में आता तो हमने उसको समर्थन दिया। ये ठीक है कि उसकी रणनीति बनाने में कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या जनता ने किस दृष्टिकोण से चुनाव को देखा होगा। बद्रीनाथ का एक पक्ष है, बद्रीनाथ पहले भी कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने अपनी सीट बचाई है। मंगलौर के अंदर का जहां तक विषय है, मंगलौर के अंदर भी भाजपा ने कांग्रेस भाजपा से हारते हारते बची है। 422 मतों से हम लोग पीछे रहे और वहां पर उसने बसपा को हराया। इसलिए दोनों सीटों की हार से बीजेपी पर कोई प्रभाव पड़ा ऐसा मानता नहीं, क्योंकि हम जहां थे वहीं स्थिर है। ये ठीक है, हम चाहते थे कि दोनों सीट हम जीत कर अपनी सदस्य संख्या बढ़ाए। लेकिन जो दूसरा विषय आपने कहा कि मंगलौर के में जब विजय जुलूस किसी दल का निकलता है उसके बाद सांप्रदायिक उन्माद जो फैलाने का प्रयास होता है, ये उत्तराखंड देवभूमि के लिए चिंता का विषय है। और जैसे यूसीसी का विषय है, नकल विरोधी कानून का विषय है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से भी हम क्या कर सकते, राज्य सरकार उसमें विधायी क्या व्यवस्था बना सकती है, हमको करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी संख्या में दो बातें एक हो रही है। एक तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी है बड़ी संख्या में आ रहे हैं और नकली पासपोर्ट, नकली पहचान पत्र, इसके माध्यम से छोटे छोटे कारोबार में वो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। और पिछले दिनों आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद की घटनाओं को हमने रोका है। जबरन जो मजारों के नाम पर भूमि का कब्जे कर 5000 एकड़ भूमि हमने उससे छुड़वाई है। उसमें भी उन्माद करने का प्रयास किया। लेकिन ये देवभूमि के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा था, पुष्कर सिंह धामी जी ने देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए वो सारे कदम उठाए। आप बहुत जल्दी देखें। लेकिन मैं कह सकता हूँ हरिद्वार की जो घटना थी, उस घटना ने वहां के समाज को भी एक चिंता करने की स्थिति में रखा है। अधिकतर लोग वहां के लोग नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश से लेके और आपके मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल से आए हुए एक बड़ी फोर्स थी जो चुनाव को विशेष दृष्टि में रखी हुई थी। क्योंकि वहां का जो चुनाव था मुख्य रूप से, मैं हिंदू मुस्लिम ना कहूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी रूप में भाजपा हारनी चाहिए। और लगातार उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट अनेकों बार, चाहे बसपा से जीते मुस्लिम कैंडिडेट जीते, बीजेपी से जीते, वो सॉरी कांग्रेस से जीते मुस्लिम कैंडिडेट है। पहली बार वहां का जो हिंदू समाज है उसके अंदर एक जागृति खड़ी हुई, इसका उदाहरण हमने देखा है बहुत कम बार है। भविष्य के अंदर उन चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि वहां पर पूरा चुनाव जो है वो जब हिंदू मुस्लिम की दृष्टिकोण से लड़ा जाता है तो इस प्रकार स्थिति निर्माण होती है। हमने वहां का चुनावी विकास के मुद्दे पर लड़ा है। ये ठीक है, हम लगातार जब से राज्य में उस सीट को जीत नहीं पाए, लेकिन अब जीत की कगार में बहुत से मुस्लिम बंधु भी अब उस षड्यंत्र बचेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और उस सीट को हम जीतेंगे। सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन सबका साथ मिल नहीं पाता है, विकास भले हो जाते। देखिए, ये बहुत मैं कह सकता हूँ चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किए। केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाई गई है। गरीबी किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में हो सकती है, उसके विकास के लिए काम हो रहे हैं। लेकिन आज भी भाई शक्तियां हैं जो देश के अंदर भारत के लोकतंत्र के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण अनुकूलता की ओर आ रहा था, उसको बार बार विघ्न करने का काम किया जाता है। 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आज भी आतंकवादी हमले की गति बढ़ाई जा रही है। और मैं कह सकता हूँ इसके लिए बड़ी संख्या में जो आंतरिक, जो भारतवर्ष के अंदर का जो आंतरिक जो बाह्य सहायता प्राप्त आतंकवादी संगठन है या इस प्रकार के जिहादी संगठन है, इनके द्वारा एक षड्यंत्र लंबा चलेगा नहीं। मोदी जी इन 5 वर्षों के अंदर इस षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे और ऐसा वातावरण देश के अंदर बनेगा कि भारत माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले समाज, जाति, धर्म के हर व्यक्ति का यहाँ कद्र होगी, यहाँ सम्मान होगा। और भारत माता के प्रति अश्रद्धा का भाव, देश के अंदर दंगे कराने का भाव, देश को जातियों के अंदर बांटने का भाव, देश के अंदर धर्म के अंदर के भाव से बांटने का भाव, ये अब समाप्त होगा। 5 वर्ष को और हमको लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के विकास को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन ही विकास के लिए हुआ था। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कारक में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। और कहा भी जाता है कि आलू और पहाड़ी, ये विश्व के अंदर ऐसा कोई देश, कोई स्थान नहीं होगा जहाँ नहीं होंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज 24 साल राज्य बने हो गए, आज मेरे उत्तराखंड के हर गांव में सड़क है, मेरे उत्तराखंड के हर घर में बिजली है, मेरे उत्तराखंड के हर घर में गैस का चूल्हा है,
हर घर में नल है, और मगर मोदी पलायन तो नहीं रुक रहा है। नहीं बड़ी संख्या में रुका है। मैं कब ये ठीक है कि अभी हम ये अपेक्षा करें कि जितने पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड के लोग सब आ जाए, संभव नहीं है, हमारा सीमित भूखंड है। लेकिन बड़ी सा भी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आप देखेंगे तो बड़े उद्यम आएंगे तो रोजगार सृजित होगा। अभी हमने एयर कनेक्टिविटी के लिए अनेकों हमारे जो हेली स्टेशन है उनको हमने बढ़ाया है। जहाज का हमारे जो जहाज की सेवा है वो हमने बढ़ाई है। चिनारी वाला हेलीपैड हो, चाहे गोचर हेलीपैड हो, देहरादून का जोलीग्रांट हेलीपैड, मतलब 22 शहरों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे 24 साल कोई बड़ा समय नहीं होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर विकास करना भी पहाड़ के समान ही होता है, तो समय लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे एक उत्तराखंड। अंतिम सवाल है, राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं, खासकर जब राहुल गांधी सदन में, पार्लियामेंट में, जो संविधान की मंदिर माना जाता है, वहां पे भगवान भोलेनाथ के चित्र को लहराते हुए, ये कांग्रेस की नीति मानेंगे या विदेशी ताकतों में कहीं ना कहीं कांग्रेस खेल रही है उसके हाथों देखिए, में? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली हैं, इन सीटों के मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर और द्वंद्व खड़ा होगा। राहुल गांधी जिस संस्कृति में बड़े पले हैं, उनके अंदर अभी समझना पड़ेगा इस देश का मूल जो संस्कृति है वो हिंदुत्व है। शंकर भगवान जी का चित्र हाथ में रखने से संविधान की रक्षा होने वाले, शंकर तो संविधान के रक्षक है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसे इशूज जिसमें केवल भारत की सनातनी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास हो रहा है, हिंदुओं को दंगा विरोधी बताया जा रहा है, और जिस प्रकार का वातावरण देश का निर्माण करने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का बहुसंख्यक समाज जिस दिन इकट्ठा हो गया, अभी 99 है, वो नीचे जाने वाले, वो अंतिम सीमा मिल गई उनको, अंतिम जो मिलना था मिल गया। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत अगर नहीं मिला तो अगली बार, चौथी बार के लिए भाजपा के रास्ता बना है। कई बार अत्यंत बहुमत के बाद भी एक प्रकार से काम की गति में शिथिलता आती है, और कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में अपने कर्तव्यों को, अपने कामों को छोड़ देता है। लेकिन अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सबको मिला है, और मोदी जी और हमारे पूरा केंद्र नेतृत्व है, राज्यों का नेतृत्व है, वो इस बार का विचार करेगा कि कहाँ त्रुटि रही, कहाँ कमी रही, और इस बार का जनादेश चौथी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी का सार्थक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी थे। उत्तराखंड से लेके तमाम मुद्दों पे हमने बात की। बात यहाँ पे कांवड़ यात्रा की हो रही है और बाकी तमाम मुद्दों की हो रही है। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है, और इसमें उत्तराखंड को भी पार्टी बनाया गया है। देखते हैं ये मामला किस कदर आगे बढ़ता है और कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि बजट सेशन शुरू होने वाला है और एक बार फिर सदन हंगामे को तैयार है।